प्रिय बच्चों, आज हम व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में संधि प्रकरण का अभ्यास करेंगे। व्याकरण के विभिन्न अंग हैं, जैसा कि उसमें संधि, समास, कारक, उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय आदि अनेक प्रकरण आते हैं। हम यहाँ पर मुख्य रूप से कक्षा 10 में जो संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण का कुछ भाग लगा हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। उसमें सर्वप्रथम संधि प्रकरण की चर्चा हम करेंगे। तो आइए संधि के विषय में जानते हैं। संधि जो शब्द है वो व्याकरण में सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर बनता है। सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय। यदि आपसे पूछा जाए कि संधि शब्द में धातु क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि संधि शब्द में धातु है धा धातु। मुख्य रूप में, मूल रूप में ये धातु क्या है? डुधाएं धारण पोषणयोः। और जब इसके शब्दों का लोप हो जाएगा, डू का और य का, तो ये बचती है धा धातु। तो यहाँ पे संधि शब्द में धा धातु हुई और इसमें उपसर्ग हुआ सम और प्रत्यय हुआ की। संधि शब्द जो है किस लिंग के अंतर्गत आता है? संधि शब्द पुल्लिंग का शब्द है। आप इसको संधि इकारांत देख करके ये ना समझे कि यह स्त्रीलिंग का शब्द है, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिंगों का जो निर्धारण है वह शब्दों के आधार पर होता है, न कि जाति के आधार पर। तो यहाँ पे शब्द को देख करके हम लिंग का ज्ञान करेंगे। तो संधि शब्द में क्या लिंग हुआ? पुल्लिंग। संधि शब्द का एक मोटा सा अर्थ है मेल होना या मिलना। व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में जब अक्षरों का या वर्णों का मेल होता है तो उसे संधि कहा जाता है। वर्णानाम मेलनम संधि ही, वर्णों का मिलना संधि कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर एक परिभाषा और थोड़ा विस्तृत रूप में लिखी हुई है, वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि ही। वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम, वर्णों का, अक्षरों का आपस में विकृतिमत, विकार के साथ मिलना ही, संधानम विकार के साथ मिलना ही क्या है? संधि है। तो आप वर्ण परिवर्तन को, वर्ण विकार को संधि कह सकते हैं। उदाहरण के रूप में रमा और ईश को देखेंगे, उसको मिलकर बना रमेश। यहाँ पे जो पहला शब्द है रमा, उसमें अंत में रमा में जुड़ा हुआ है आ, और दूसरा शब्द है उसका आरंभिक शब्द है ईश। ईश का शुरू का जो शब्द है वो है ई। तो इन दोनों शब्दों में जब विकार उत्पन्न हुआ तो क्या बना? ए। तो यह विकार, ए रूप में जो विकार प्राप्त हुआ, यही क्या है? संधि। आ और ई को मिलने से विकार के रूप में ए बना, तो शब्द बना रमेश। और इसको एक पद्य के रूप में संधि की परिभाषा हम ऐसे कर सकते हैं, जहां दो अक्षर मिल करके एक नया रूप ले लेते हैं, इसको, इस मिलन को मिलनसार सुधि संधि नाम से कहते हैं। अब आप आगे देखेंगे कि संधि के लिए जो आवश्यक तत्व है वह है संहिता। पाणिनि मुनि जो व्याकरण शास्त्र के प्रणेता हैं, उन्होंने अष्टाध्यायी में एक सूत्र दिया है, परः सन्निकर्षः संहिता। अर्थात संधि के लिए जो अनिवार्य तत्व है वह है संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की अत्यंत समीपता ही संहिता कहलाती है। संहिता के विषय में व्याकरण शास्त्र में एक नियम प्रसिद्ध है, जैसा कि श्लोक के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। सा संहिता। यहाँ पे इसका अन्वय करके हम अर्थ करेंगे एक बार, फिर इसके उदाहरण लेंगे।
सा संहिता, सा संहिता वह संहिता एक पदे नित्या, यदि कोई हमारा एक ही शब्द है उसमें वो संहिता संधि जो है वो नित्य अर्थात अनिवार्य रूप से होती है। नित्या धातु उपसर्गयो हो, जब हम धातु के साथ उपसर्ग को जोड़ेंगे तो तब भी जो हमारी संधि है वो नित्य होगी, अनिवार्य रूपेण वहाँ संधि कार्य होगा ही। तीसरी बात है नित्या समासे वाक्ये तु, समासे समास में जो दो शब्दों का जब मेल होता है तो उसे समास कहते हैं। तो सामासिक पद में जो संधि होती है वो नित्या अनिवार्य रूप से होती है। वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, सा संहिता वह संहिता संधि वाक्य में तो विवक्षाधीन होती है। विवक्षाधीन मीन्स कि हम यदि वाक्य में संधि करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि हमारी इच्छा यदि हम संधि करना नहीं चाहते तो नहीं कर सकते, अर्थात वाक्य में संधि विवक्षाधीन होती है। अब पहला जो यहाँ पे सिद्धांत बना, हमारा कथन है संहितैक पदे नित्या, कि एक पद में संधि जो है वो अनिवार्य रूपेण होती है। उसका उदाहरण देखेंगे कि नायकः शब्द जो है एक पद है, यदि हम अकेला नहीं बोलते हैं तब भी किसी अर्थ को नहीं कहता है, यदि अक बोलते हैं तो तब भी किसी अर्थ की प्रतीति हमें नहीं होती। तो नायकः पूरा शब्द कहने से ही किसी अर्थ का भान होता है। नायक कहते हैं जो किसी भी रोल को निभाने वाला है, किसी भी अभिनय को करने वाला है, वह नायक कहलाता है। नहीं नई से नायक की अर्थ की प्रतीति होगी और न ही अक से नायक अर्थ निकलेगा। तो ये एक पद हुआ, तो इस एक पद में संधि जो है अनिवार्य रूपेण होगी। केवल नई अकेला अलग पड़ा रहे और अक अकेला रहे तो इससे कोई शब्द नहीं बनेगा, अपितु इन दोनों के जोड़ से क्या बनेगा, शब्द बनेगा। संधि भी दो वर्णों का, अक्षरों का मेल है। नई प्लस अकह, यहाँ पर पहला जो वर्ण है वह है न और ऐ। तो संधि जो होती है पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के आरंभिक वर्ण में। तो यहाँ पे दूसरा शब्द जो है अकह है, उसका प्रारंभिक वर्ण है अ। तो ऐ और अ को जोड़ने से इनका विकार सहित जो मिलना है उससे क्या बनेगा, आय। तो न में आय को जोड़ करके क्या बना, नाय, और कह नायकः। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण ले सकते हैं, पवनः, पावकः, भावकः, भवनम, पचनम इत्यादि उदाहरण जो हैं एक पद में नित्य संधि के उदाहरण हैं। दूसरा जो हमारा सिद्धांत है कि संधि और जगह कहाँ पर नित्य होती है, धातु उपसर्गयोः नित्या। धातु और उपसर्ग का जो मेल होगा वहां पर भी संधि नित्य होगी। जैसे कि आप देखेंगे हमारा जो है नि उपसर्ग और यहाँ पे वस धातु, वस का जो लंग लकार बनता है वो क्या बनता है, अवसत। तो नि जो शब्द है इसमें जो प्रारंभिक वर्ण है वो है ई, और जो दूसरा वर्ण है शब्द है उसका प्रारंभिक वर्ण है अ। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण अ, इन दोनों को मिलने से संधि कार्य हुआ य। तो यहाँ पर जो वर्ण परिवर्तन हुआ वो किसके रूप में हुआ, य के रूप में। इसको यण संधि का उदाहरण भी हम आगे यण संधि पढ़ेंगे, तो ये यण संधि का उदाहरण है। यहाँ पर धातु और उपसर्ग में जो संधि होती है नित्य रूप से उसको दिखाया गया है। तो नि उपसर्ग है और धातु जो है वस का लंग लकार अवसत, इनको मिलने से न्यवसत रूप बना। आगे अधि उपसर्ग है और आगच्छति, आ उपसर्ग पूर्वक, वहां पर भी गम धातु के योग से गच्छ, गम को गच्छ आदेश होकर के गच्छति बनता है। तो अधि और आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अध्या गच्छति। यहाँ पर भी यण संधि हुई है, ई के स्थान पर क्या हो जाता है, य। आगे है नित्या समासे, वो संहिता संधि कार्य समास में भी नित्य ही होता है। सामासिक विग्रह देखेंगे, पहले देवालय शब्द है, इसका सामासिक विग्रह क्या होगा, देवस्य
आलय है, अर्थात देवों का, देव का, आलय मीन्स घर, देव का घर। और जब हम इसका संधि के रूप में इसको जोड़ेंगे तो क्या शब्द है, देव प्लस आलय। तो उनको जोड़ करके पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है आ और दूसरे शब्द का जो आरंभिक वर्ण है आ, उन दोनों को जोड़ने से, अ प्लस आ को जोड़ने से क्या वर्ण बनेगा, आ। ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण होगा, पर यहाँ पर समास के रूप में दिखाया गया है। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है, तो यहाँ पर दो शब्द हैं। देव शब्द जो है वो अपने आप में किसी अर्थ को दे रहा है, और आलय जो शब्द है वह भी घर इसका वाचक है। तो इन दोनों शब्दों के मिलने से देवालय शब्द का, एक नए शब्द का निर्माण हुआ। आगे कहा कि वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, कि यदि कोई वाक्य है तो वो संधि जो है विवक्षाधीन होती है। जैसा कि आप उदाहरण में देखेंगे, रामः गच्छति वनम, यहाँ पर कोई भी संधि कार्य नहीं हुआ, रामः और गच्छति भी नहीं जुड़ा है, गच्छति वनम भी नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे संधि कार्य होगा, पर वो किसके अंतर्गत आएगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। तो इसमें दूसरा जो उदाहरण है, रामो गच्छति वनम, इसी ही वाक्य का जो हम संधि रूप वाक्य बनाएंगे उसमें क्या बनेगा, रामो गच्छति वनम। तो यहाँ पर जो राम के विसर्ग को ओ हो रखा है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, संधि कार्य के अनुसार ही यहाँ पर विसर्ग को ओ हुआ है। तो यहाँ पे बोला कि वाक्य में विवक्षा के अधीन संधि कार्य होता है। संधि का अर्थ हुआ मिलना। अब हम देखेंगे संधि विच्छेद क्या होता है। संधि मिलना और विच्छेद अलग अलग करना, अर्थात दो मिले हुए वर्णों को, दो संयुक्त वर्णों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि गणेशः, यहाँ पर यह एक शब्द है, किससे बना है, गण प्लस ईशः। तो हमने इन दो शब्दों को, एक शब्द को जब हमने अलग अलग किया तो वो हुआ संधि विच्छेद। इसी प्रकार संधि विच्छेद जैसे संधि युक्त पद को हम मिलाते हैं उसी प्रकार से उनका विच्छेद भी करते हैं। तो संधि का मिलना और संधि का विच्छेद करना ये एक साथ चलने वाला काम है। आगे देखते हैं, अभी हमने पढ़ा कि संधि कहाँ होती है। अब हम पढ़ेंगे कि संधि में क्या क्या कार्य होते हैं। पहला काम क्या है, दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। दो वर्णों को जब मिलाएंगे तो उनके मिलने से एक नया वर्ण उत्पन्न होता है। जैसे सदैव में हमने विच्छेद किया सदा प्लस एव, तो यहाँ पर सदा का जो अंतिम वर्ण है क्या है, आ, और एव का जो आरंभिक वर्ण है ए। इन दो वर्णों के मिलने से एक वर्ण क्या पैदा हुआ, आ प्लस ए को आई, सदैव। दूसरा पॉइंट है कि जब दो वर्ण निकट आते हैं या हम दो वर्णों को मिलाते हैं तो केवल कहाँ परिवर्तन होगा, दोनों वर्णों में नहीं, अपितु केवल पहले वर्ण में परिवर्तन होगा। जैसा कि उदाहरण से समझेंगे, इत्यादि शब्द को देखेंगे, इति प्लस आदि, विच्छेद करने पर बना इत्यादि, इति प्लस आदि। अब आप देखेंगे आदि जो शब्द है वो जैसा था वैसा ही रहेगा। इति शब्द जो पहला वर्ण है शब्द है उसके ही अंतिम वर्ण में परिवर्तन होगा, क्योंकि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर परिवर्तन होने पर वर्ण बनेगा य, क्योंकि यण संधि में ई के स्थान पर क्या हो जाता है, यह हो जाता है। तो पहले वर्ण में, पहले शब्द में परिवर्तन होने पर ई को यह हो गया। ई, इत्य और आदि मिलकर बना इत्यादि। तो केवल प्रथम शब्द में वर्ण परिवर्तन हुआ, दूसरा शब्द जो है जैसा था वैसा ही बना रहा। तीसरा कार्य क्या होता है, दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है। जैसा कि उदाहरण में देखेंगे, राम आगच्छति, राम आगच्छति। तो यहाँ पर जो राम है उसमें जो विसर्ग का लोप हुआ है तो किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है। आगच्छति जैसा का तैसा बना हुआ है और राम के भी सारे वर्ण वैसे बने हुए हैं, केवल विसर्ग का लोप हुआ है।
तो दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का लोप हो गया। चौथा काम, दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाना अर्थात डबल हो जाना। जैसे एकस्मिन अवसरे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, एकस्मिन प्लस अवसरे। अब यहाँ पर जो न है उस वर्ण को हमने द्वित्व के रूप में लिखा, यह भी द्वित्व हो जाना भी क्या है, संधि कार्य है। पांचवा कार्य है दो वर्णों में साथ साथ परिवर्तन होना। कहीं पर दो वर्णों के स्थान पे एक वर्ण का हो जाना, कहीं पहले वर्ण में परिवर्तन होना, कहीं पर एक वर्ण का द्वित्व हो जाना। अब यहाँ पे पांचवा जो पॉइंट है उसमें क्या है कि दोनों ही वर्णों में क्या होगा, साथ साथ परिवर्तन होगा। जैसे तच्छिवः, इसका विच्छेद करने पर जो शब्द बनेंगे क्या होगा, तत् और शिवः। यहाँ पर मूल शब्द क्या था, तत् और शिव। तो संधि कार्य होने पर क्या होगा कि तत् का जो त है उसमें संधि कार्य होने पर त को च हो जाएगा। इसको श्चुत्व संधि के अंतर्गत ये उदाहरण आएगा कि वहां पे तवर्ग को क्या हो जाता है, चवर्ग हो जाता है। और जो मूर्धन्य श है उसको ये मूर्धन्य श, ये श्चुत्व संधि और एक दूसरी संधि यहाँ पर हो रखी है व्यंजन संधि, तो उस श को फिर क्या हुआ, छ हो गया। तो दोनों ही वर्णों में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है कि तत् के तय में भी च रूप परिवर्तन हो गया और शिव का जो श था उसको भी छ हो गया। तो दोनों ही वर्णों में परिवर्तन हुआ है, विकार हुआ है। और हमारा अंतिम जो कार्य है या अंतिम जो पॉइंट है वह है दो वर्णों के बीच में तीसरे वर्ण का आ जाना। ये बिल्कुल नया काम है, सभी में परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पे जैसे द्वित्व हुआ था ऐसे ही यहाँ पे क्या है, दो वर्णों के बीच में एक तीसरे वर्ण का आ जाना। जैसे वृक्ष छाया, यहाँ पे दो वर्ण थे, दो शब्द थे, वृक्ष और छाया। और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, आगम बोलते हैं। तो यहाँ पे तुक का आगम हुआ और फिर संधि कार्य होकर के उस तय को क्या हो गया, च हो गया। तो इन दोनों वर्णों के बीच में एक तीसरा, दोनों शब्दों के बीच में एक तीसरा जो वर्ण आया वो आया है च। इस प्रकार हम देखते हैं कि संधि में जो कार्य होते हैं उनका एक हमने संक्षिप्त रूप में अध्ययन किया। अब आगे हम संधि कितने प्रकार की होती है ये पढ़ेंगे।